सर आप स्टार्ट करें, आ जाएंगे कोई दो चलें तीन में। ठीक है, ओके। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब एंड रिसेंटली डन एमएस फ्रॉम GCU फैसलाबाद। तो आपका जो सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में आप पहले कुछ पढ़ चुके हैं? सर एक इंट्रो लेक्चर ही हुआ था बस, कोई इतना खास नहीं था। सही हो गया, यानी कि अभी इसकी हाव नाव कुछ नहीं है। नो सर, इतना खास कुछ भी नहीं अभी पता। चले इंशाल्लाह ना, आप ये क्लास के साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे ताकि सारे बच्चों को ना अच्छे तरह से समझ आ जाए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है बेटा? ओके सर। यार ये बच्चे कुछ आ रहे हैं, इनका एक दो मिनट वेट ना कर लिया जाए। कर लें सर वेट। इंशाल्लाह ना ये 12:10 पे ना क्लास स्टार्ट करते हैं कल से। सीआर आप ना इन्फॉर्म कर दिएगा बच्चों को ना, 5 मिनट के अंदर अंदर सब बच्चे मीटिंग के अंदर हों। बदतमीज इंसान, मैं अनम्यूट नहीं हूँ। अमना इलियास खैरियत है? एमन इलियास, सॉरी। वो गलती से अनम्यूट हो गया। कोई मसला नहीं। अच्छा हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ना। अब फर्स्ट वन, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी आउटलाइन मिल चुकी है नहीं सर, स्टूडेंट्स? अभी तक तो नहीं मिली। सही हो गया मोहम्मद इरफान। चले इंशाल्लाह आपको मैं ना इसकी आउटलाइन भी इसी वीक के अंदर अंदर या नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसका यानी कि आज ना आपको इसका ये लेक्चर भी मिल जाएगा ना, इसकी स्लाइड सारी। तो आज ओके डिस्कस सर। करना ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे परफॉर्म में आया, कैसे यानी कि मार्केट में इसका इनिशियलाइजेशन हुई। तो इसको देखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ जनरेशंस हैं। अब फर्स्ट वन इसको डिस्कस कर लिया जाए, जनरेशंस क्या होती हैं। अब जनरेशंस ये होती हैं कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, क्या जैसे जैसे यानी कि टाइम गुजरता जाता है, हर किसी ना किसी चीज़ में क्या आती है, इम्प्रूवमेंट्स आती है। तो इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उसका वेरिएंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इसका वेरिएंट चेंज मतलब यानी कि कह रहा है चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ अ कंप्यूटर वाज बीइंग यूज्ड। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की जनरेशन है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन जो 1940 से तो अर्ली 1950 तक थी। सेकंड जनरेशन आ गई 1955 से 1965 तक है। थर्ड जनरेशन 1965 से 1980 तक है। फोर्थ है जनरेशन 1980 से पहले है। और फिफ्थ है 1980 से ऑनवर्ड है। अब बच्चे सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी बेटा? जी सर, आ रही है। हाँ, ठीक हो गया इरफान। तो अब ये फर्स्ट जनरेशन है, ये गौर से सुनिएगा। फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी ना, वो आपकी थी वैक्यूम ट्यूब। अब इसमें किसी भी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। इसमें लैंग्वेज जो यूज़ की जा रही थी वो थी मशीन लर्निंग। उसके बाद क्या आई, यानी कि 1955 से 1965 तक आपकी सेकंड जनरेशन आ गई। सेकंड जनरेशन में क्या होना शुरू हो गया, वैक्यूम ट्यूब को उसने ठीक करवाई, उसकी जगह क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गए। अब इधर से क्या हुआ, 1955 से 1960 तक के ड्यूरेशन के दरमियान आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का इफ्तिताह हुआ, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया इसमें आके सेकंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो आपकी असेंबली लैंग्वेज थी और आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी। फिर आपकी ये थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन जो थी 1965 से 1980 तक थी। अब इसमें क्या था, ट्रांजिस्टर को उसने किक करवाई, इसकी जगह आ गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। अब आप देख रहे हो इसमें ये जो टेक्नोलॉजी जो रिमूव की जा रही है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आई जा रही है। एक मिनट बेटा, अजान होले सिर्फ 5 मिनट।
जी बेटा, सब क्लास में ही है ना? स्टार्ट करें लेक्चर? जी सर। हाँ, ये मैं था थर्ड जनरेशन पे। तो थर्ड जनरेशन में क्या आ गया आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या हो गया इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया। इसमें भी क्या था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, और लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जा रही थी? हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी। उसके बाद आ गई फोर्थ जनरेशन आ गई। फोर्थ जनरेशन का ड्यूरेशन क्या था? 1980 से पहले पहले। अब इसमें क्या था आपका वेरी VLSI था। VLI से क्या मुराद है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी इसमें क्या होना शुरू हो गया? चिप का इस्तेमाल शुरू हो गया। चिप का इस्तेमाल किया, इसमें एक चिप पे क्या होता था? 5000 के करीब ट्रांजिस्टर होते थे। अब ट्रांजिस्टर क्या कर रहे थे? उसकी यानी कि स्पीड को बूस्ट अप कर रहे थे। अब उसमें भी क्या था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट था, और इसमें भी लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जा रही थी? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा था। फिर ये आपकी आ गई फिफ्थ जनरेशन, जो 1980 से ऑनवर्ड जो अभी तक चल रही है। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या किया गया? अब इसमें फोर्थ जनरेशन में क्या था? इरफान बताएंगे फोर्थ जनरेशन अभी मैंने बोला क्या था? चिप चिप आपने हाँ कहा सर। शाबाश, यानी कि चिप थी जिसके ऊपर क्या था 500,000 के करीब ट्रांजिस्टर थे। अब यही वो कह रहा है कि फिफ्थ जनरेशन में VLSI था। क्या था? सॉरी, फोर्थ जनरेशन में क्या था? VLSI। क्या था वो? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब फिफ्थ में आके क्या हो गया? इसको चेंज कर दिया गया, यानी ULSI में कन्वर्ट कर दिया गया। फोर में क्या था? VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज। शाबाश। तो ओके सर। तो इसमें क्या हो गया? फिफ्थ में VLSI की जगह क्या हो गया? ULSI। ULSI से क्या मुराद है? अल्ट्रा बेस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। सही है। यू से क्या मुराद हो गया? अल्ट्रा बेस हो गया। अब इससे क्या मुराद है? अल्ट्रा से क्या मुराद है? इसमें वो ये समझाना चाह रहा है कि इसमें एक स्मॉल चिप में क्या 10 मिलियन के करीब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे। अब जो फोर्थ जनरेशन में देखा जाए उसमें क्या था? 5000 ट्रांजिस्टर थे। अब इसमें क्या आगे मिलियंस की तादाद में क्या आगे, जब मिलियंस की तादाद में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आगे एक ही चिप पे, तो उसके लिए काम करना बहुत क्या हो जाएगा? एफिशिएंट। इन नैनो सेकंड में क्या करेगी? अपनी टास्क को परफॉर्म करेगी। अब इसकी वजह करके क्या कह दिया कि इसमें अब वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो आपका पैरेलल प्रोसेसिंग भी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों? ताकि ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन हो सके, इजी टू ह्यूमन हो जाए। अब इसमें जो लैंग्वेज का यूजेज था वो थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी, यानी कि लाइक जो थी आपकी ये सी होगी, C++, जावा, ये सारी लैंग्वेज का क्या था इसमें इस्तेमाल था। अच्छा, अभी तक ये जो फिफ्थ जनरेशन मैंने अभी बताई ओरली, किसी बच्चे को अगर कोई समझ ना आई हो तो हम ये स्लाइड से आगे फर्दर मूव करें। सबको पता चल गया ना फर्स्ट जनरेशन में क्या था? फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में क्या था? VLSI, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिफ्थ जनरेशन में क्या था? ULSI। क्लियर क्लास? ओके सर। ठीक है सर। उसके बाद ये हम इसका ओवरव्यू देखते हैं, यानी कि ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या थी। अब ये देखा, ये फर्स्ट जनरेशन आ गया। फर्स्ट जनरेशन में वही बताया गया, हमें कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1940 दे वर क्रिएटेड विदाउट एनी ऑपरेटिंग, यानी उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ऑल प्रोग्रामिंग वर डन इन एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज ऑफन बाय द प्लग इन बोर्ड्स to control the machine basic function. During this generation, computer were
generally used to solve a simple math calculation operating system or not necessary need. अब ये थे आपके फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम थे, इसमें आपकी वो नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, कुछ इस तरह करके था आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। इसको सिर्फ यूज़ किया था मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए। अब ये बहुत किस्म के बड़े कंप्यूटर थे। अब इसके लिए ये आप देख रहे हो कि आपको यूज़र भी बहुत ज़्यादा चाहिए और इनकी कंजप्शन यानी जगह घेरने की वो भी बहुत कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। अब इसके बाद आ गई आपकी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हमने ये देखा था, इसमें ट्रांजिस्टर थे और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी था और क्या था, इसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1950। इट वाज कॉल्ड जीएमओएस एंड वाज क्रिएटेड बाय, इसका जीएमओएस का मतलब क्या है, जनरल मोटर्स ऑफ आईबीएम, a machine that 701. The operating system in the 1950 क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम था क्या है 1950 वर कॉल्ड द सिंगल स्ट्रीम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें कौन सा यूज किया गया था, यानी कि सिंगल स्ट्रीम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया बिकॉज द डेटा वाज सबमिटेड इन द ग्रुप। दीज न्यू मशीन्स वर कॉल्ड मेन फ्रेम्स and they were used to professional operators large computer rooms since there were such a high prices। तो इनकी प्राइसेस भी क्या थी, बहुत ज़्यादा। these machines only governed by the agency large companies and यानी कि इसका किस में यूजेज था, ऑफिस वगैरह में इसका क्या था, यूजेज था। समझ आ रही है ना सारे बच्चों को ये सेकंड जनरेशन तक? जी सर। हाँ, इरफान साहब ही बोल रहे हैं, बाकी क्लास लगता है जुमे की तैयारी पे चली गई है। नहीं सर, हम भी हैं। अब पता चला, पहले पहले तो मुझे यही लग रहा था कि मैं सिर्फ इरफान को ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो इंशाल्लाह जो चीज समझ ना आए वो काइंडली कंसर्न करिएगा, ठीक है। ये थी, सिर्फ आपको सुनेगा पूरे दिमाग के साथ। अच्छी बात है, जो चीज ना समझे वो काइंडली पूछ भी दिएगा, ठीक है बेटा। तो ये थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, कुछ इस तरह करके इनकी क्या थी, शेप थी। उसके बाद थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आपको बता चुका हूँ कि इनकी टेक्नोलॉजी इनमें कौन सी थी, कोई बताएगा इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी थी थर्ड जनरेशन में? इंटीग्रेटेड सर्किट। माशाल्लाह, शाबाश, वेल डन मरियम। तो इनमें क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था और इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या था, इनमें इन्वॉल्व था और इनमें लैंग्वेज कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी। अब इनमें अगर बाय द लेट 1960 ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजाइन वर एबल टू डेवलप द सिस्टम ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इसको किस लिए डिज़ाइन किया गया था, मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि हम जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ इंसान भी कुछ बिजी होना शुरू हो गया, उसके लिए एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करने की सलाहियत भी आ गई। उसके लिए उसने थर्ड जनरेशन के थ्रू मल्टी प्रोग्रामिंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम विल बी एबल टू परफॉर्म अ मल्टी जॉब्स एट द सेम टाइम। The introduction of multi-programming was a major part in the development of operating system because it allowed a CPU to be busy nearly 100% at a time that it was a operation। अब जाहिर सी बात है इसमें हम क्या करेंगे, 100% बिजी का क्या मतलब है। अब आप भी इंसान हो, अगर आप एक काम कर रहे हो रैंडमली करते जा रहे हो, आपको कोई मसला नहीं है। जब आप सोचोगे हाँ मैंने ये भी काम करना, ये भी काम करना, ये भी काम करना, आपको क्या कर लोगे, बिजी कर लोगे थोड़ी। अब इसी तरह के इस ये मल्टी प्रोग्रामिंग में भी तो इसी का कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। ये थे आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। उसके बाद आ गई आपकी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में कोई बच्चा बताएगा फोर्थ जनरेशन में कौन सा आपका टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था? वेरी लार्ज। एलएसआई। शाबाश इरफान, शाबाश, और मरियम ने जवाब दिया था। अब इसमें क्या यूज किया गया, VLSI को। VLS, शाबाश, VLSI से क्या मुराद है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें मैंने आपसे बोला था कि इसमें एक ही चिप पे क्या होते हैं, 5000 के करीब के होते हैं आपके ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व है। और लैंग्वेज कौन सी थी, कोई बच्चा बताएगा लैंग्वेज कौन सी थी? इसमें लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। शाबाश, हाई लेवल लैंग्वेज का क्या किया गया था, इसमें यूजेज किया गया। क्या था, फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम सा द क्रिएशन ऑफ
personal computing, although these computer were very similar to the mini computer. अब फोर्थ जनरेशन से क्या स्टार्ट हो गया आपका पर्सनल कंप्यूटर जो आप घरों में यूज करते थे, इसका इर्तिका हो गया, यानी कि इसकी डेवलपमेंट आ गई, डेवलप द थर्ड जनरेशन। कह रहा पर्सनल कंप्यूटर कॉस्ट अ वेरी स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ व्हाट द मिनी कंप्यूटर कॉस्ट। अब जी जी कह रहा पर्सनल कंप्यूटर was so affordable that is made it's possible for a single individual could be able to own it the personal use, while mini computer was still at such high price that only corporations could afford to that। वही आपसे बता रहा हूँ कि फोर्थ जनरेशन से क्या हो गया, पर्सनल यानी कि कंप्यूटर की डेवलपमेंट होगी, जिससे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया। पहले था ये ऑफिस की हद तक, फिर जब फोर्थ जनरेशन आई फिर लोगों ने इसको घरों में भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये थे फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन की ये वही आपको जो मैं पहले बता चुका था, इसमें क्या था, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट था, बिलियंस ऑफ सर्किट थे, और उसके बाद में लैंड वैन का इस्तेमाल किया गया और इसको वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल किया। अब जो फोर्थ जनरेशन की जो चिप है ये इंटेल क्वाड कोर थी। अब इस तरह करके कुछ इस तरह करके आपने देखा होगा कि सिस्टम पे ये लैपटॉप पे कुछ इस तरह करके उनका टैग लगा हुआ होता है इंटेल का, यानी प्रोसेसर का, और इसमें स्टार टोपोलॉजी जो आपकी लैंड मैन ये वो उसको यूज़ किया गया है। और ये समरी आ गया। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की ये सारा कुछ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। अब बताने का मकसद सिर्फ यही था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कब से किया गया, सेकंड जनरेशन से। ऑल क्लियर? क्लियर है सब बच्चों को ये समरी? जी सर। हाँ, अब हमने क्या देखना ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर आपको मैं इसकी मिसाल से थोड़ा बताता चलूं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या होता है, बिटवीन होता है, यानी इंटरमीडिएट काम करता है किसके, हार्डवेयर और यूजर के दरमियान क्या करता है, ये काम करता है। अब ये किस तरह काम करता है, अभी आपको इसकी बहुत अच्छी तरह डेफिनेशन समझ आ जाएगी। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि किसके दरमियान होता है, यूजर और हार्डवेयर के दरमियान। ठीक है, कह रहा एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच परफॉर्म टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारे सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। और उसमें कौन सी होती है, मेमोरी मैनेजमेंट भी होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी होती है, हैंडलिंग इनपुट भी होती है, आउटपुट भी, और कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज ए डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स वगैरह। क्लियर हुआ ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन सबको? ऑपरेटिंग सिस्टम पता चला, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, अब ये देखा ना, ये डायग्राम है। अब ये हार्डवेयर है और ये ऊपर सॉफ्टवेयर है, दरमियान में क्या लाई कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी हार्डवेयर ने और सर यानी कि हार्डवेयर ने यूजर के पास जाना, वो किससे रिलेशन करके जाना, ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगर यूजर ने हार्डवेयर के पास आना तो वो सबसे पहले इंटरकनेक्शन किससे करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, बात तो ये है कि सर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या यूजर हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है? क्वेश्चन बनता है ना स्टूडेंट्स? नो सर, नहीं कर सकता। हाँ कर सकता बेटा। ये असल में ना जिस तरह कि आपको एक मैं मिसाल से समझाऊं कि हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर को डायरेक्ट भी एसेस कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको इतना एफिशिएंट होना पड़ेगा, फिर आपको ही कंप्यूटर बनना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में सीपीयू कैसे काम करता है, उसकी मेमोरी एलोकेशन क्या है, उसकी बसेस कहाँ हैं। ये सब कुछ जब आपके माइंड में गो थ्रू होगा, फिर आपको पता चलेगा हाँ कि यूजर हार्डवेयर को किस तरह असेस कर सकता है। अगर आपको इसकी रोजमर्रा जिंदगी की एग्जांपल से समझाया जाए कि अगर आपको मैं कहूँ कि एसी का बटन है, जस्ट हमने क्या किया, उसको ऑन किया तो हमें क्या आना शुरू हो गया, एसी की कूलिंग आना शुरू होगी। ठीक है बेटा? अगर मैं ये कहूँ कि आप बटन ऑन किए बगैर अंदर सारा मैकेनिज्म बताओ कि कूलिंग किस तरह जनरेट होगी, आप कहें सर हम ये कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो नहीं है ना, हमें तो नहीं ना पता कि ये किस तरह। तो ये सिर्फ एसी का या जिसका भी है, किसको पता है, सिर्फ उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को या एसी प्रोडक्शन वाले को पता कि वो किस तरह वर्किंग कर सकता है। तो इसका लैग क्या, सिर्फ ये गिने चुने बंदे क्या करते हैं, डायरेक्ट यूजर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवा सकते हैं, जिनको इनके बारे में हाउ नाउ है, जिनको इनके बारे में इल्म है। तो इसकी कोई मिसाल बताएगा बच्चा?
ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई और मिसाल, कोई रोजमर्रा जिंदगी से? कोई एग्जांपल देगा इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की? चले मैं देता हूँ, फिर आपके भी माइंड में आ जाएगा। अब जिस तरह कि हमने क्या करना, फैन को चलाना है। जैसे ही हमने फैन को चलाना, स्विच को क्या करना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा। तो स्विच क्या हो गया, स्विच क्या बन गया, इंटरफेस बन गया किसके दरमियान, यूजर और किसके दरमियान, यूजर और फैन के दरमियान। तो ये इंटरफेस का मतलब क्या, एक किस्म का अगर दूसरी लैंग्वेज में देखा जाए कि स्विच क्या बन गया, ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया किसके दरमियान, यूजर और फैन के दरमियान। क्लियर है सब बच्चों को ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडो या विंडो विंडो हो सकती है। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी विंडो ही तो है बेटा। अगर देखें ना, जैसा आपका सिस्टम है, कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर है, अगर उसमें विंडो इंस्टॉलेशन नहीं है तो आप उसको कैसे यानी कि चला सकोगे, उसको आप कैसे फंक्शन परफॉर्म करवा सकोगे? ओके सर। ठीक है बेटा। अब उसके बाद ये आ जाते हैं आपके आगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने किस्म के होते हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है मे बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स एंड व्हिच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन टेक बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड अ प्रोग्राम ड्यूरिंग दी इट्स प्रोसेसिंग। फर्स्ट वन कहता है बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, और सेकंड क्या कहता है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, थर्ड क्या कहता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पहला के बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब इसमें क्या करते हैं कि सब जॉब को क्या किया जाता है, एक पंच कार्ड में क्या कर दिया जाता है, इंस्टॉलेशन की जाए। कभी आपने वो वीडियो गेम देखी थी जैसे पंच कार्ड वाली, कभी बचपन में खेली हो, एक गेम होती है, उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट किया, फिर उसके अंदर किसी कार्ड को पंच किया जाता है, फिर से यानी कि कोई भी गेम प्ले करना हो फिर उसको इनके प्ले किया जाता है। खेली कभी किसी ने पंच कार्ड वाली गेम? नहीं सर। अच्छा, चलें। कह रहा है कि इसमें क्या किया जाए, सब जॉब को एक ही पंच कार्ड में क्या कर दिया जाए, पंच कर दिया जाए। फिर उसको किस में यानी कि सारी जो आपकी जो जॉब थी उसको किस में, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ एक एक करके इनपुट डिवाइस में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब एक जॉब खत्म होती है ना तो दूसरी जॉब क्या होती है, स्टार्ट होती है। हम सारी जॉब को किस में कर दिया था, पंच कार्ड में। पंच कार्ड में कर दिया। अब डिफरेंट एन नंबर ऑफ जॉब्स है, मुझे नहीं पता। अब हमने किसी एक जॉब को पहले एग्जीक्यूट करवाना हम नहीं करवा सकते, क्यों, हमने उसमें प्रायोरिटी नहीं रखी कि इस जॉब को पहले आपने एग्जीक्यूट करवाना है, इसको बाद में करवाना है। ये क्या तरतीब से पहले एक जॉब चलेगी, वो एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी जॉब चलेगी, दूसरी जॉब चलेगी एग्जीक्यूट होगी तो तीसरी जॉब चलेगी। पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह नहीं होता। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं, हम एक से ज्यादा प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है आपका मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम और ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये थोड़ा सा आपस में ना सेम है। ये आगे हम देखते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वही आगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपसे बोलना चाह रहा है कि इसमें क्या होता है कि नो यूजर इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। वही बात आ गई, यूजर की कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन नहीं होती। हम एक दफा सारी जॉब को पंच कर देते हैं पंच कार्ड में, एक जॉब खत्म होती है दूसरी जॉब स्टार्ट होती है। दूसरा उसका पॉइंट के नो प्योरिटाइजेशन, यानी कि कोई प्योरिटी नहीं होती कि मैंने पहले 8वीं जॉब को चलवाना बाद में दूसरी जॉब को चलवाना। 8वीं जॉब क्या करेगी, पहले से आने वाली पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 7वीं जॉब तक का वेट करेगी, फिर क्या करेगी, अपने आप को 8वीं जॉब एग्जीक्यूट करवाएगी। इसमें प्योरिटी नहीं होती। फिर उसके बाद क्या, समझ आ रही है बेटा सारा को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जी सर। हाँ, इंटरेक्शन नहीं होती कंप्यूटर और यूजर के दरमियान। शाबाश। उसके बाद कह रहा है कि पहले मरियम कुछ बोल रही थी, मरियम भी अब चुप कर गई है, मेरे ख्याल से जुमा पढ़ने चली गई है सब। सर ऑनलाइन ऑनलाइन इतना कोई भी सर नहीं, इतनी इंटरेक्शन होती ही नहीं सर, कभी की ही नहीं किसी ने। हाँ चलें, इंशाल्लाह ये है कि साथ साथ जुड़े रहिए, ताकि जो बात नहीं समझ फिर साथ साथ ना कंसर्न कर लिएगा। सर कोरोना में साथ साथ कैसे जुड़े रहे? मेरा कहने का मतलब है कि अपने सिस्टम के साथ जिस चीज से आप मुझसे सुन रहे हैं जी जी सर।
जी उसके जी साथ सर। जुड़े रहें, वो अदरवाइज रजाई में तो इस टाइम हर कोई है, वो वहां जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब ये कह रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैं अभी आपको बता चुका हूँ। जी कोई बोला था अभी? तो कह रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोग्राम एक साथ क्या होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अब इससे क्या मुराद है, कह रहा है अगर किसी जॉब को इनपुट आउटपुट की जरूरत है तो वो क्या करेगी, इनपुट आउटपुट के लिए चली जाएगी। जैसे ही वो सीपीयू को देखेगी नेक्स्ट जॉब फ्री है तो वो फौरन जो फ्री जॉब थी, यानी कि जो जॉब देखेगी कि सीपीयू फ्री है, तो वो भागी भागी किसके पास आ जाएगी, सीपीयू के पास। क्योंकि वो जो जॉब थी, जो प्रीवियस जॉब थी, वो तो इनपुट आउटपुट होने के लिए चलेगी। तो इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा वो यही होगा, जैसे जीपीयू सीपीयू फ्री है तो जॉब क्या कर लेगा, वो एक्वायर कर लेगा। अब इसमें यही बात लिखी है, कह रहा है वन जॉब पिक फ्रॉम मेमोरी एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन एट अ टाइम ओनली जॉब execute but when it need input output operation it switch to the next। जो अभी मैंने आपको बात की कि जैसे इनपुट आउटपुट के लिए कोई जॉब चली जाएगी तो वो स्विच कर लेगी नेक्स्ट वाली को, नेक्स्ट वाली देखेगी सीपीयू फ्री है तो वो क्या करेगी, फौरन ही सीपीयू के पास आ जाएगी। इससे क्या होगा, मल्टी प्रोग्राम, अभी वो एग्जीक्यूट भी नहीं इनपुट आउटपुट पे, तो फौरन ही क्या आ जाएगी, नेक्स्ट जॉब उसके पास आ जाएगी। सिस्टम यूज वन जॉब टू रन दो द प्रोसेसर सीपीयू scheduling। कह रहा सीपीयू नेवर सिट आइडल। इसमें क्या होता है, आइडल का मतलब वेला नहीं बैठता, यानी कि जिस तरह कोई एक काम कर लिया, काम करने के बाद से कोई काम नहीं है, इस तरह का इसमें सिस्टम नहीं होता। यानी कि सीपीयू क्या रहता है, वर्किंग में ही रहता है, उसको फ्री नहीं बैठने दिया जाता। उसके बाद आ गया टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग। अब टाइम शेयरिंग जो मल्टीटास्किंग है ये बिल्कुल मिलता जुलता मल्टी प्रोग्रामिंग से। उसमें हमने ये देखा था कि हम सीपीयू को फ्री नहीं बैठने दे रहे थे, सीपीयू को कोई ना कोई टास्क दे रहे थे। पर टाइम शेयरिंग में ये क्या होता है, मेन फोकस ये होता है कि रिड्यूस टाइम को किया जाता है। अब रिड्यूस टाइम किस तरह किया जाता है, अब इसमें क्या करते हैं हम, एक जैसा कि आप अगर कोई आइकन है, मूवी आपने ओपन की, मूवी ओपन करने में 5 से 6 सेकंड लगते हैं। अब इसमें क्या कर लेते हो आप, टाइम शेयरिंग में टाइम को शेयर ही करना है ना, टाइम शेयर करने के लिए आप क्या करते हो, 3 से 4 आइकन को एक दफा ही क्लिक कर देते हो। आप देखते हो कि रैंडमली प्रोसेसिंग हो रही होती है, कोई पहले ऑन हो जाता है तो कोई बाद में। तो इसमें क्या होता है, आपका यूजर इंटरेक्शन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आपने 5-6 आइकन एक दफा ही क्लिक कर दिए तो ऐसा ऐसा रैंडमली पहले वो खुल गया, वो खुल गया, तो आपकी यूजर इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्स टाइम भी क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। लास्ट पे आपका मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या कहता है, इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं और इसमें एक से ज्यादा क्या होंगे, प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी हो रहे होंगे। अब इसमें यही बोल लिखा हुआ है, कह रहा सेवरल प्रोसेस दैट शेयर फिजिकल मेमोरी। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? उसके बाद है ये आपका हाइब्रिड सिस्टम। आपको हाइब्रिड सिस्टम पता ही है, हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है कि जब कोई सिस्टम दो या दो से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करे तो उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड सिस्टम बोलेंगे। कह रहा है मैनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आर हाइब्रिड प्रोवाइडिंग फॉर मोर देन वन these type of computing services simultaneously। It is especially common have to background batch system running in conjunction with one of other two of the same computer। उसके बाद ये कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स है, फाइल मैनेजमेंट है, प्रोटेक्शन सिस्टम है, नेटवर्किंग है, और उसके बाद कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम है। समझ आ रही ना बेटा सबको? ये जी ऑपरेटिंग आ रही है। सिस्टम। हाँ, ये तलहा शाहिद अभी आए हैं? नहीं सर, मैं तो फर्स्ट से ही। अच्छा, फर्स्ट से ही पहले दिन से इधर ही हो? हाँ, जी पहले दिन से यहाँ पे बेचारा बैठा हूँ। मतलब स्टार्ट से सर। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से? अच्छा चलें, ये लेक्चर टाइम भी ओवर होने वाला, 2-3 स्लाइड आएगी, इसको जल्दी से कवर अप कर लें। अब इस गोल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो किस्म के गोल्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी की इंटरेक्शन किससे हो रही होती है, यूजर से, और सेकेंडरी गोल की इंटरेक्शन किससे हो रही होती है, आपके यानी कि हार्डवेयर के साथ, जो आपका क्या कंप्यूटर सिस्टम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब इसको देख लीजिएगा, मैं एक दफा रीड कर देता हूँ। वैसे भी कह रहा था प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम
इज अ कन्वीनियंट फॉर द यूजर। ये किसके लिए कन्वीनियंट है? यूजर के लिए। आपको मैं पहले यही बता चुका हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके दरमियान है? यूजर और हार्डवेयर के दरमियान। हार्डवेयर में आपके कंप्यूटर सिस्टम ही है, यूजर जो हम उसको यूज करते हैं। अब उसके प्राइमरी सेकेंडरी कंपोनेंट भी यही है, एक यूजर है, दूसरा आपका कंप्यूटर सिस्टम है। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट बिटवीन बिकॉज दे आर सपोज टू मेक इट इजियर to compute with an operating system than without an operating system. This is particularly clear when you look at operating system for small पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद कह रहा है सेकेंडरी गोल इसका किसके साथ होता है? ऑपरेशन का कंप्यूटर सिस्टम के साथ। कह रहा है दिस गोल इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर अ लार्ज shared multi-user system. Operating system can solve this goal. It is known as the sometime these use goal convenient to the efficient are contradictory. उसके बाद कहते हैं वाई वो यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज ही क्यों करते हैं? द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एनवायरनमेंट इन विच यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम, जिसमें यूजर क्या कर सके? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सके। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। उसके बाद क्या कहते हैं? अलाउ यूजर टू यूज कंप्यूटर हार्डवेयर इज एन एफिशिएंट मैनर। उसका कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कौन सिस्टम कौन कौन से हैं? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसमें डाटा जो हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को एग्जीक्यूट करवाना हो। उसके बाद कह रहा है व्हाई वी यूज देम, हम इसी हार्डवेयर को क्यों यूज करते हैं? कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट बिकॉज दे आर रीजनेबल वे टू सोल्व द प्रॉब्लम so of create a usable computing system. The fundamental goal of an operating system is to execute user program and solve the user problem. ये था बेटा आपका फर्स्ट लेक्चर, जो आपका हिस्ट्री एंड गोल्स था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सीआर काइंडली आपसे ये है कि आप ना इन सारे बच्चों की ना अटेंडेंस ले लीजिएगा। सर कोई भी और रीजनेबल वे नहीं हो सकता सॉल्व करने का? बेटा आपका लिनक्स भी है, अब आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। हर चीज का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, ताकि वो प्रॉब्लम को क्या कर सके, रिजोल्व कर सके। अब जिस तरह कि आपने अक्सर का वीडियो कोई रन करते हो, बास का आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर उसको नहीं उसको रन कर पा रहा होता, तो आप उसके लिए उसके कोई और वीडियो के लिए वीडियो चलाने के लिए उसका कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो। ठीक हो गया। तो कोई और क्वेश्चन इसके रेलिवेंट? नो सर। हाँ इंशाल्लाह मैं ना ये स्लाइड इसी ग्रुप में शेयर कर दूं। जी सर, इसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं ना इरफान, मैं इसी ग्रुप में ना स्लाइड को शेयर कर दूंगा। और आप ना सीआर से बोलिएगा ये आपको दी ना ये अटेंडेंस को ना मार्क करके ना लिस्ट की सूरत में वही ना सेंड कर दिएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Bye.